हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो आज की बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी की इस सीरीज में हम सेल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले सेल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ सेल, जहाँ पे आपको याद रखने हैं दो साइंटिस्ट के नाम। एक है हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल की खोज की थी, यानी उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। और दूसरे हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने लाइव सेल को यानी लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम जो है देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था, वो थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी। तो यहाँ तक आपको जो है 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको सेल थियरी भी बताई थी, जहाँ पे आपको स्लाइडेन एंड स्वान के बारे में मैंने बताया था। और मैंने ये बताया था कि स्लाइडेन और स्वान जो हैं उन्होंने सेल थियरी को फॉर्मुलेट किया। लेकिन यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चोव। उन्होंने क्या किया, सेल थियरी को मॉडिफाई किया। यानी अगर आपसे पूछता है कि सेल थियरी को किसने फॉर्मुलेट किया, तो आप बताएंगे स्लाइडेन एंड स्वान। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सेल थियरी को किसने मॉडिफाई किया, तो आप यहाँ पे बताएंगे रुडोल्फ वर्चोव। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद यहाँ पे सेल का डिवीजन भी हमने करा था, जिसमें हम देखते हैं सेल का डिवीजन टू टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है नंबर ऑफ सेल के बेस पे, एक हो सकता है बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। तो अगर यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, यानी अगर आप सेल के नंबर के आधार पे देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे सेल जो है वो 2 टाइप्स का है। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। तो फ्रेंड्स देखिए, नंबर ऑफ सेल यानी जिसमें सिंगल सेल है वो है यूनिसेलुलर, जिसमें मेनी सेल यानी बहुत सारे सेल हैं वो है मल्टी सेलुलर। और अगर हम यहाँ पे देखें न्यूक्लियस के बेस पे कौन कौन से सेल होते हैं, तो एक था हमारा प्रोकैरियोटिक, एक था हमारा यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बताया था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी जिसमें जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो आज के इस वीडियो में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आई होप जितना मैंने आपको कल पढ़ाया था वो आपको समझ में आ गया होगा, और हमने उसका एक थोड़ा सा जो है रिवीजन भी कर लिए। तो अभी तक आपको 5 से 6 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात आती है तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक में, मैंने आपको बताया था जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी तो यहाँ पे आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए बैक्टीरिया। क्या आना चाहिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको क्या करना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखना है। तो एक बार हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जब भी आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसमें जो है 3 लेयर्स होता है। क्या होता है, एक होता है हमारा कैप्सूल, एक होता है यहाँ पे सेल वॉल, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसी को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है हमारा कैप्सूल, एक होता है हमारा सेल वॉल, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और इसको हम तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं, सेल इनवेलप। क्या बोल देते हैं, सेल इनवेलप। तो इसको आप याद रखना। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे हमारा 3rd लेयर है इनर साइड के तरफ में, यानी 3rd लेयर कौन सा है, ये है, ये क्या हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर है ना हमारा, ये 3rd। तो आप देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनर साइड में क्या हो जाता है, ये इनर साइड में इसका एक्सटेंशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर लेता है, मीसोसोम। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या फॉर्म करता है, मीसोसोम। यानी ये जो मीसोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। तो इसको आप याद रखना। कभी कभी फ्रेंड्स यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे मीसोसोम के अलावा क्रोमेटोफोर का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो आप याद रखना, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, अभी मैं आपको इसका सिंप्लीफाई डायग्राम भी एक दिखाऊंगी तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है क्या, उसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल इनवेलप हो गया। दूसरा नंबर की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी का एक्सटेंशन होता है ये मीसोसोम।
और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे है एक, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फ्लैजिलम, एक यहाँ पे पिलाई यानी पिलस, पिलस मीन्स मेनी से, मतलब यहाँ पे कई सारे होंगे तो उसको हम पिलस बोल देते हैं, और सॉरी अगर एक होगा तो पिलस बोल देंगे, कई सारे होंगे तो पिलाई बोल देंगे, इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे छोटा छोटा सा, उसको हम फिम्ब्री बोलते हैं। तो जो फ्लैजिला होता है ये सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो पिलाई होता है, जो पिलस होता है वो फ्लैजिला से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो फिम्ब्री होती है वो इससे भी छोटा होता है। तो इसका साइज तो याद रखना। और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, जो फ्लैजिला होता है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी लोकोमोशन में, यानी बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है फ्लैजिला। और यहाँ पे अगर पिलाई की बात करें तो पिलाई हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि जो पिलाई होता है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। और ये जो फिम्ब्री होती है, फिम्ब्री क्या करती हैं, जब ये बैक्टीरिया किसी होस्ट सेल से, मतलब होस्ट सेल में जब इंटर करता है तो वहाँ पे ये एडहेशन में जो है हेल्प करते हैं। एडहेशन मीन्स क्या होता है, चिपकना, यानी जैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया गया तो वो हमारे सेल से जो है वो अटैच हो सके वहाँ पे, तो उसमें हेल्प करता है ये फिम्ब्री। और यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे ये पूछा जाता है कि क्या प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। याद रखना प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है जबकि यूकैरियोटिक में नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, और वहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। इसको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दो स्टेटमेंट बताती हूँ। एक स्टेटमेंट है हमारा, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी हमारे सेल के अंदर में, जैसे ये सेल है, इस सेल में आपको यहाँ पे न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड, इन और यहाँ पे राइबोसोम, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो उसी तरह से ये जो, मतलब ये सारे क्या हैं, ये सब एक सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी उसी सेल के पार्ट हैं, ऑर्गेनल हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम जो है ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल ऑर्गेनली, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, उसमें सेल ऑर्गेनली नहीं पाया जाता। तो आप बताइए ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है। देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतना जोर देके बता रही हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है या फिर अब्सेंट होता है। तो आप बोलेंगे अब्सेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइबोसोम तो है ना, राइबोसोम है यानी यहाँ पे सेल ऑर्गेनली है, यानी सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रोकैरियोट्स लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ये मेम्ब्रेन बाउंड और ऐसे ही सेल ऑर्गेनली जो है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना, एक होता हमारा मतलब यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, एक होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, एक होता हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो होता है हमारा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो देखिए जो राइबोसोम होता है उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम एक और है हमारा सेल ऑर्गेनली जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। वो भी कैसा होता है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट आते हैं कि प्रोकैरियोट जो होता है उसमें सेल ऑर्गेनली नहीं पाया जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर आपसे बोले कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं पाया जाता, तो ये स्टेटमेंट सही है। मैं इसको टेलीग्राम पे क्विज के माध्यम से ये क्वेश्चन जो है फ्रेम करके आपको दे दूंगी, ताकि वहां से आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियाइड हो गया
और इसमें जो है प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, और ये कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है, सिंपली एक बार दोबारा देख लीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया जो सेल, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स यानी जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, सेल इन्वेलप। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है 3 लेयर्ड होता है, और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला, फिम्बरी, पिलाई। यानी ये क्या करते हैं, फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फिम्बरी जो है वो एडिशन में हेल्प करता है, पिलाई जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, और यहाँ पे प्लाज्मिड भी होता है, और यहाँ पे डबल सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे राइबोसोम होता है जो कि 70S होता है। इंक्लूजन बॉडी भी कुछ होते हैं, यानी स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। और यहाँ पे देखिए एक होता है हमारा मीसोसोम्स, एक होता है क्रोमेटोफोर। अब ये मीसोसोम, क्रोमेटोफोर, तो आप देखिए ये जो थर्ड लेयर है, जो आपको ये ब्लू कलर दिख रही है, ये क्या है, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो आप देखेंगे यही सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ में ऐसे फोल्ड हो जाती है, यानी अंदर की तरफ ये धंस जाती है, फोल्ड हो जाती है, और वही जो है सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन क्या होता है हमारा, मीसोसोम और क्रोमेटोफोर। अब आप सोचेंगे मीसोसोम, क्रोमेटोफोर दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो मीसोसोम होता है, जब उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम जुड़ जाते हैं तो हम बोल देते हैं वो मीसोसोम, और जब उस पर फोटोसिंथेटिक जो एंजाइम होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो हम बोल देते हैं क्रोमेटोफोर। तो इसीलिए जो मीसोसोम है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जो क्रोमेटोफोर है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसको आप याद रखना। तो अब देखिए यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है फ्रेंड्स वो म्यूकस यानी म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या है, इसको हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल में आपको जितने भी शुगर, सैकेराइड ये सब हैं, सबके बारे में वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जब ये रिजिड होता है, रिजिड मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ रिजिड मीन्स कठोर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। लेकिन अगर यही लूज शीट होता है यानी ढीला ढाला होता है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्लाइम लेयर। इसीलिए हम इसको ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोलते हैं, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। अगर ये रिजिड है तो कैप्सूल, अगर ये लूज शीट है तो स्लाइम लेयर। और देखिए ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड देखिए ये जो है प्रोकैरियोट का सबसे जो है आउटर लेयर है। तो जैसे हमारी स्किन होती है ना, मतलब हमारे बॉडी की सबसे आउटर लेयर कह सकते हैं हम कि हमारी स्किन है। तो स्किन क्या करती है, हमको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, यानी जो इन्वायरमेंटल क्या बोल सकते हैं उसको, आघात हिंदी में बोलते हैं, तो वो जो है उससे हमारी बॉडी हमको प्रोटेक्ट करती है किसी भी चोट वगैरह से। तो उसी तरह से ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अब ये होस्ट इम्यून सिस्टम का क्या मतलब, जैसे देखिए बैक्टीरिया हमारे अंदर गया तो बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसका ये सबसे आउटर लेयर है, क्या है ये, कैप्सूल है या फिर ग्लाइकोकैलिक्स है। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, तो हमारे इम्यून सिस्टम, अगर जैसे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो हम देखते हैं हमको कोई भी मतलब डिजीज नहीं होती है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे बचाने के लिए बैक्टीरिया को कौन हेल्पफुल होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, यानी ये प्रोटेक्ट करता है होस्ट कौन है, हम लोग हैं, यानी जिसपे कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अटैक करता है वो होता है होस्ट, यानी बैक्टीरिया के लिए हम क्या हैं, होस्ट हैं। तो हमारी जो बॉडी है, हमारे इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ग्लाइकोकैलिक्स करता है, और ये एडिशन में भी हेल्प करता है। और फ्रेंड्स ये क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ H2O एंड न्यूट्रिएंट, यानी बैक्टीरिया के अंदर से H2O यानी वाटर और न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो, इसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे सेल वॉल, यानी ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यहाँ पे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, मिडिल में सेल वॉल है। सेल वॉल बैक्टीरिया का कैसा होता है, नॉन सेलुलोजिक मतलब ये सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है, इसको भी हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, जो सेल वॉल होता है ये पॉलीसैकेराइड शुगर से बना, पॉलीसैकेराइड क्या है, शुगर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड। और मैंने आपको कैप्सूल बताया, ये क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और यहाँ पे हमारा सेल वॉल क्या है, पॉलीसैकेराइड, तो याद रखना। और यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में एक होता है हमारा नेग, एक होता है नैम। तो यहाँ पे नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नेग क्या होता है,
एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो इसको फ्रेंड्स याद रखना, ये जितना भी ये सेल वॉल के कंपोजिशन वगैरह हैं ये सब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि सेल वॉल पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है और जो कैप्सूल है यानी जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। अब यहाँ पे थर्ड लेयर आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक होता है मीसोसोम, एक होता है क्रोमेटोफोर। मीसोसोम क्या होता है, जब इसी पे रेस्पिरेटरी एंजाइम जुड़ जाते हैं तो मीसोसोम, और जब इसी पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़ जाते हैं तो क्रोमेटोफोर। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़ गए तो ये क्या हो जाता है, ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम जब जुड़ जाता है सेल मेम्ब्रेन से तो उसको हम मीसोसोम बोल देते हैं, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और बाइनरी फिजन में भी हेल्प करता है। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें कैसा होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रखना, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो है राइबोसोम कब हेल्प, मतलब ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसको आप याद रखना। मेनी राइबोसोम, ये देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ सिंगल mRNA। अब आप सोचेंगे RNA, ठीक है, हो सकता है आपने, मतलब हो सकता नहीं, आपने सुना होगा RNA, तो उसी में हमारे RNA की टाइप होती है अलग अलग, tRNA, mRNA। तो आप देखेंगे जो mRNA होता है यानी जो मैसेंजर RNA होता है, तो प्रोकैरियोटिक केस में क्या होता है, एक सिंगल mRNA से यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। एक जैसे देखिए ये क्या है, ये है एक हमारा mRNA का स्टैंड है, mRNA है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह से यहाँ पे क्या जुड़ जाते हैं, राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो जब एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तब हम उसको क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, ये केवल किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में। तो इस बात को याद रखना, इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। देखिए इस तरह से ये हमारा सिंगल mRNA हो गया और यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम जो है वो जुड़ गए हैं। तो इसको आप याद रखना। अभी हम दोबारा इसको जब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आप अंतर समझ सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये एक प्रोटीन से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलिन। क्या बोलते हैं, फ्लैजिलिन। जैसे फ्लैजिला किससे बना है, फ्लैजिलिन। इसी तरह से जो पिलाई होता है, पिलाई वो भी एक प्रोटीन से बनता है, उसका क्या नाम होता है, पिलिन। क्या होता है, पिलिन। तो याद रखना, जैसे फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है और पिलाई पिलिन प्रोटीन से बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो फ्लैजिला होता है उसका भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट। तो ये होता है बेस, ये होता है इसका हुक और ये होता है फिलामेंट। तो फ्रेंड्स ये सब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पे सबसे मेन जो है वो ये याद रखना कि प्रोकैरियोट में फ्लैजिला होता तो है लेकिन यहाँ पे ये 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता। हो सकता है अभी आपको ये ना समझ में आए कि ये 9+2 का अरेंजमेंट क्या है, वो इसके स्ट्रक्चर में है। तो इसको हम इसी चैप्टर में जो है जब यूकैरियोट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो ऐसा होता नहीं। तो जब हम यूकैरियोट में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ये 9+2 का अरेंजमेंट होता क्या है। तो अभी के लिए इतना याद रखना, प्रोकैरियोट में ये नहीं होता है 9+2 का अरेंजमेंट, ये होता है यूकैरियोट में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो है स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। देखिए यहाँ पे याद रखना, ये जो मीसोसोम है और जो क्रोमेटोफोर है, क्या है, मीसोसोम है, क्रोमेटोफोर है, ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, इनर साइड एक्सटेंशन है। क्या है, इनर साइड एक्सटेंशन है। यानी हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में बोल दें कि मीसोसोम एंड क्रोमेटोफोर और द आउटर साइड एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। इस तरह के स्टेटमेंट जो है फ्रेम करके मैं आपको टेलीग्राम पे क्विज करवा दूंगी ताकि आपका ये जो है जो मैं बोल रही हूँ ये सब क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो है ऐसा तो है नहीं, ये प्लाज्मा ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ इस तरह से है, बाहर की तरफ नहीं है, ये तो अंदर की तरफ है इस तरह से। तो क्या हो गया,
क्रोमेटोफोर, मेसोसोम इज द इनर साइड एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड पिलाई, फिम्ब्री, फ्लैजिला आर द आउटर साइड एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसको आप याद रखना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है। उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे यूकैरियोट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि प्रोकैरियोट में कौन आता है, किंगडम मोनेरा, जहाँ पे हम मोस्टली बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो देखिए जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो वहाँ पे क्या क्या आता है, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द किंगडम्स। जो यूकैरियोट है उसमें सभी किंगडम्स आते हैं एक्सेप्ट मोनेरा, यानी जो मोनेरा किंगडम है वो यूकैरियोट में नहीं आता है, वो प्रोकैरियोट में आता है। यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं। तो इसको आप याद रखना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल हैं। तो इसको आप याद रखना। और आप ये भी याद रखिए जो कि मैं आपको बता चुकी कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे होता ही नहीं है, वहाँ पे सेल ऑर्गेनेली होता है पर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो याद रखना यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट विच लीड्स टू एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली यूकैरियोट्स डोंट पोसेस प्लाज्मिड, यानी अभी हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड होता है, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं यहाँ पे कोई भी प्लाज्मिड नहीं होता है। कुछ ऐसे लोअर यूकैरियोट्स हैं जहाँ पे प्लाज्मिड होता है। तो इसको आप याद रख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस करते हैं हम न्यूक्लियस के बेस पे। तो फ्रेंड देखिए न्यूक्लियस के बेस पे मैंने अभी आपको बताया, न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट होता है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस आर अब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोइड। और देखिए फ्रेंड्स, यूकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मटेरियल कंसिस्ट न्यूक्लियोइड, अभी मैंने आपको बताया, इज प्रेजेंट सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी यहाँ पे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखना ये हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है। अब फिर बात आती है ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो इसकी भी बात हम करते हैं बायोमोलिक्यूल में। तो वहाँ पे आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। अभी के लिए याद रखिए कि जो यहाँ पे डीएनए होता तो है लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होता है। और यहाँ पे जीसी रिच यानी ग्वानिन साइटोसिन रिच जो है ये होता है। तो इसको याद रखना। अब ये ग्वानिन साइटोसिन क्या है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी हम वहाँ पे बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये जो डीएनए है वो नेकेड होता है। और देखिए फ्रेंड्स, यूकैरियोट में न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर एंड इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स प्रोटीन। तो इसको याद रखना। न्यूक्लियोइड कंटेन्स अ सिंगल प्रोक्रोमोसोम जिसको हम हैप्लॉइड बोल देते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन 2 to many क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोथ। तो इसको भी आप याद रखना। अब यहाँ पे देखिए साइज जो होता है प्रोकैरियोट्स का स्मॉलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स का कैसा होता है, प्रोकैरियोट की अपेक्षा लार्जर होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो फ्रेंड्स, सेल वॉल इज प्रेजेंट सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। तो याद रखना ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, ये सब हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, बायोमोलिक्यूल में। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए, जो सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जो कि किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड वही जो मैंने आपको बताया, नैग और नैम। तो याद रखना। अब देखिए स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज म्यूरिन। अब यहाँ पे देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट, मोस्ट फंजाई, ऑल प्लांट्स बट अब्सेंट इन एनिमल। अब यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है एनिमल और प्लांट के बीच में, कि जो प्लांट होता है वहाँ पे सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो याद रखना जो सेल वॉल होता है वो एनिमल में क्या होता है, अब्सेंट होता है,
जबकि प्रोटिस्ट में, मोस्ट ऑफ द फंजाई में और जितने भी प्लांट है सब में जो है सेल वॉल पाया जाता है एक्सेप्ट एनिमल। स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज सेलुलोज इन प्लांट, यानी यहाँ पे जो मतलब सेलुलोज है वो प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। और फंजाई में क्या होता है, यानी जो सेल वॉल है वो फंजाई में किसका बना होता है, काइटिन का। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, बस अभी आप देखते जाइए, सुनते जाइए। जब हम जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे तो मैं आपको चैप्टर को कनेक्ट करती जाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया, ये मतलब इसके बाद जहाँ भी होगी मैं वहाँ भी डिस्कस करूँगी कि ये चीज़ हम जो है सेल चैप्टर में पढ़े हैं। फिर जब इस तरह से कनेक्ट होता जाएगा तो आपको और भी क्लियर होता चला जाएगा। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हों, जैसे ये जीसी रिच, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सब तो सब कुछ समझ आएगा, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेस पे अब इसको डिवाइड करिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट। अभी हमने देखा सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड होता है सेल वॉल, थर्ड क्या होता है, थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बियर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम, जिसको हम मिसोसोम बोलते हैं। और ये भी याद रखना, जब वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को वेयर करती है तो उसको हम क्रोमेटोफोर भी बोल देते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट यानी जो यूकैरियोट है वहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेटरी एंजाइम उसमें प्रेजेंट नहीं होता, याद रखना। फोटोसिंथेटिक ऑपरेटस टेक्स प्लेस इन कार्बोक्सीसोम या फिर लैमिलीज और क्लोरोसोम्स इन बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अभी मैंने आपको बताया वही है। थैलाकॉइड आर प्रेजेंट बट विद इन द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, यानी यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, मैंने आपको वही बताया, क्रोमेटोफोर यानी कार्बोक्सीसोम या फिर लैमिली, वही है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है हमारा सेल ऑर्गेनेली। तो अभी मैंने इसको भी आपको डिस्कस किया कि जो प्रोकैरियोट होते हैं यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनेली होता है बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। जैसे हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। साइटोप्लाज्म कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी यूकैरियोट में ये सब प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, प्रोकैरियोट में सैप वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बट गैस वैक्यूल्स में अकर। अब ये सैप वैक्यूल क्या होता है, यानी ऐसा वैक्यूल जो कि ना हो। सैप वैक्यूल मीन्स बोल सकते हैं कि स्यूडो वैक्यूल। तो फ्रेंड्स याद रखना, प्रोकैरियोट में सैप वैक्यूल अब्सेंट होता है, यहाँ पे गैस वैक्यूल होता है, जिसको हम स्यूडो वैक्यूल जो है वो बोल देते हैं। याद रखना, यहाँ पे सैप वैक्यूल क्या है, अब्सेंट है, लेकिन गैस वैक्यूल अकर हो सकता है, जिसको हम स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूकैरियोट में क्या है, सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में 70S होता है, जबकि यूकैरियोट में 70S 80S दोनों पाए जाते हैं। अब अगर आपको ये ना समझ में आए ये 70S 80S ये सब क्या है, तो इसी चैप्टर में हम राइबोसोम में ये सब डिस्कस करेंगे कि ये 70S 80S ये है क्या चीज़, इसका कंपोजिशन क्या है, इसको मतलब ये यस का क्या मतलब, ये सब हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखिए, प्रोकैरियोट में केवल 70S होता है, यूकैरियोट में 70S एंड 80S दोनों होता है। साइक्लोसिस की बात करें तो देयर इज नो स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप देखेंगे जो साइटोप्लाज्म होता है वो कुछ इस तरह से जो है मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो उसी को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म शोज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब इस तरह से मूवमेंट ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट यूकैरियोट में होता है, जबकि प्रोकैरियोट में नहीं होता। साइटो स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इसमें क्या क्या आता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है। क्या अभी मैंने आपको जब स्ट्रक्चर दिखाया तो प्रोकैरियोट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने देखा, नहीं देखा, यानी इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्सुअलिटी की, तो आप देखेंगे प्रोकैरियोट में सेक्सुअलिटी या फिर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अब्सेंट होता है, यानी ना यहाँ पे कोई गैमीट होगा, ना ही उनमें फ्यूजन होगा, ना ही यहाँ पे जाइगोट बनेगा, यानी यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब्सेंट है। इन बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन अकर बाई कॉन्जुगेशन। अभी मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन में कौन हेल्प करता है, पिल्लाई हेल्प करता है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बैक्टीरिया बोले तो किंगडम मोनेरा जब पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब जो टर्म होते हैं ना, ये कभी कभी जैसे मान लीजिए अभी केवीएस का इंटरव्यू होने वाला है
अब वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इनमें अंतर बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। ये मतलब जैसे कभी कभी होता है इवापोरेशन बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको लगता है जैसे ये सब सेम होते हैं, पर वो सेम नहीं होते, उनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो कि हमको पता होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है पर नहीं पता होता है। पर अभी मैं आपको बताऊंगी कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्सुअलिटी की बात कर ली है, तो प्रोकैरियोट में सेक्सुअलिटी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सब माध्यम से होता है। जबकि यूकैरियोट में जो सेक्सुअलिटी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मियोसिस भी होता है, गैमीट फॉर्मेशन भी बनता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो अकर होता है। अब यहाँ पे फ्लैजिला की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया फ्लैजिला क्या होता है। यहाँ पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा प्रेजेंट हो, कभी कभी नहीं भी प्रेजेंट होता, तो अगर प्रेजेंट होगा भी तो यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होगा। देखिए लिखा है विदाउट 9+2 अरेंजमेंट, और ये किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि 9+2 का यहाँ पे पैटर्न फॉलो करता है, और यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए प्लाज्मिड एंड पिलाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में प्लाज्मिड और पिलाई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेल साइकिल यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट होता है, मैक्सिमम 20 to 60 मिनट का होता है। और यहाँ पे सेल डिवाइड जो है सेल डिवाइड बाय ए माइटोसिस। अब ये ए माइटोसिस ये सब हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहाँ पे ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो यूकैरियोट है वहाँ पे सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होती है, यानी 12 to 24 आवर तक ये चलती है, और इवन डेज यानी बहुत दिनों तक भी चल सकती है, जहाँ पे माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ अकर। तो इसको भी आप याद रखना। अब देखिए माइटोटिक स्पिंडल जो होता है इट इज फॉर्म इन सेल डिवीजन, इट इज नॉट फॉर्म इन सेल डिवीजन, यानी जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ही नहीं, बहुत ही शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल बनने का तो चांस ही नहीं है। और यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है उसके दौरान यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में प्रेजेंट तो होता है, पर सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, जबकि ये प्लांट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये हम प्लांट और एनिमल का जब डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और ये जो है यूकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ, रिकेट्सियास और एक्टिनोमाइसिटीज, तो ये सब यहाँ पे फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर आप देखेंगे यूकैरियोट्स में तो यहाँ पे ऑल प्लांट्स यानी जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं। एनिमल सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल्स, यानी एनिमल सेल में ह्यूमन सेल्स, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब यहाँ पे आते हैं हमारे यूकैरियोट में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो है डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको देखिए ये सब आपको रटने थोड़े ना है, जैसे आपने प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देखा तो वहाँ पे आपने देखा कि जैसे उसका आउटर लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेकेंड लेयर सेल वॉल हो गया, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आपने देखा, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर हो गया, वहाँ पे फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री आपने देखा। तो इस तरह से जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो आप इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो आप जब इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे एक बार एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस देख लीजिए। उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले ये है हमारा एनिमल सेल, उसके बाद आता हमारा प्लांट सेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। ये है हमारा एनिमल सेल, ये क्या है एनिमल सेल, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस कहाँ पे दिख रहा है, सेंटर में। कहाँ दिख रहा है, सेंटर में। तो याद रखना जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल की वो कैसा होता है, सेंट्रल होता है। कैसा होता है, सेंट्रल होता है। लेकिन जो हमारा प्लांट सेल होता है यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है,
पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल यानी एक साइड में होता है, वो बीच में नहीं होता है। तो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ये पेरिफेरल होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे एनिमल सेल में, अभी आपको बस इतना याद रखिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, माइक्रोविलाई होते हैं, गोल्गी ऑपरेटस होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, सेंट्रियोल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रैक्सिसोम होता है, लाइसोसोम होता है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है होते हैं। और देखिए यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये सब जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो है ये केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो देखिए, ये है हमारा प्लांट सेल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये सब कॉमन है। प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, गोल्गी ऑपरेटस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो प्लांट सेल होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, प्रैक्सिसोम है। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो याद रखना, ये जो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए और आपसे मतलब साइंस टीचर आपको बनना है और आपसे पूछ लेंगे कि बताइए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप तो फंस जाएंगे। तो फंसना नहीं, इसको ध्यान से देखिए। एनिमल सेल क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे पहले न्यूक्लियस जो हमको ऊपर से ही दिखता है कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं है, वो पेरिफेरल होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से ये जो बेसिक डिफरेंस है इसको आप याद रखना। तो चलिए एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। जो एनिमल सेल है यहाँ पे सेल वॉल क्या है, अब्सेंट है, और यहाँ पे सेलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोल रहे हैं, एनिमल सेल में अब्सेंट है। कौन सा, हमको फोटोसिंथेसिस करना है। ऐसे याद रख लेना कि हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं, हम तो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस तो प्लांट करता है ना, तो उसको प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है। और यहाँ पे देखेंगे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट ड्यू टू व्हिच न्यूक्लियस इज नॉट सेंट्रल। लेकिन अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल क्यों नहीं है प्लांट सेल में। आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर में है, बीच में है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो वैक्यूल है, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है हमारा, ये होता है वैक्यूल। क्या होता है, वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल यहाँ पे इतना बड़ा सा होता है, इसी के वजह से जो हमारा ये न्यूक्लियस है ये पेरिफेरल पे आ जाता है, यानी वो किनारे पे आ जाता है। तो याद रखना, ये जो वैक्यूल होता है, यहाँ पे प्लांट सेल में लार्ज सेंटर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, वो सेंटर पे नहीं होता, वो पेरिफेरल हो जाता है। जबकि यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो ये भी एक डिफरेंस याद रखना। हैव सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम सो दे कैन एस्ट्रल सेल डिवीजन, और यहाँ पे सेंट्रियोल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये एस्ट्रल सेल डिवीजन क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो एनिमल सेल है वहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन होता है, जबकि प्लांट सेल में होता है स्टार्च। कॉम्प्लेक्स गोल्गी ऑपरेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे गोल्गी बॉडी इज सिंपल कॉल्ड डिक्टायोसोम, यानी यहाँ पे हम उसको क्या नाम दे देते हैं, डिक्टायोसोम, यानी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स गोल्गी ऑपरेटर्स स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पे सिंपल है, और जिसको हम डिक्टायोसोम भी बोल देते हैं। तो देखिए, ये तो मतलब मान लीजिए रिजर्व फूड मटेरियल, ये उसके अंदर की बात है, आपको नहीं पता। लेकिन और सारी चीज़ें जो यहाँ हम ऊपर डिस्कस किए हैं, ये सब तो हमको ऊपर से ही दिख रही कि जो एनिमल सेल है वहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है सेंट्रल न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे चला गया है। यहाँ पे प्लास्टिड अब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है।
और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ये तो ऊपर से ही दिख रही हैं, दिख नहीं रही कोई बात नहीं, पर आप इसको याद कर लीजिए, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो है कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सब के बारे में। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।